कहानी के शुरुआत में हमें एक बीच को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग मस्ती कर रहे थे। तभी अचानक समुद्र से एक बड़ी लहर उठती है जिसे देख के सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वो लहर बहुत बड़ी होती है, वो बीच के साथ पूरे शहर को डुबो देती है। इसके बाद हमें उस घटना के 2 घंटे आगे का समय दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि चाओ की कंपनी के 2 लोग जियांग और एक ड्राइवर एक अफ्रीकन जाइंट क्रोकोडाइल को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। लेकिन चाइना टाउन के कुछ लोग उनका रास्ता रोक लेते हैं। जियांग उनसे रास्ते से हटने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग हटने से मना कर देते हैं। दरअसल चाओ की कंपनी ने इनका इलेक्ट्रिसिटी और पानी का सप्लाई बंद कर दिया है ताकि ये लोग परेशान होकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दे। और इनमें जियांग की बेटी भी साथ दे रही थी। वो कहती है अगर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया तो ये लोग बेघर हो जाएंगे। तभी वहाँ अचानक से धरती हिलने लगती है और समुद्र से उठती एक बहुत बड़ी लहर उन्हें अपने साथ बहाकर ले जाती है। जिसके बाद ड्राइवर पिंजरे को चेक करता है, लेकिन उसमें से वो जाइंट क्रोकोडाइल बाहर निकल चुका था। और वो बात जियांग को भी बताता है। जियांग जल्दी से अपनी बेटी सियाओ को खोजने लगता है, लेकिन सियाओ उससे नाराज थी। तभी सेंग जियांग से गुस्से से पूछता है, हमें सुनामी की वार्निंग क्यों नहीं दी गई? क्योंकि वो जान गया था कि ये काम जरूर चाओ का ही है। और इसी वक्त वो क्रोकोडाइल एक बच्चा और औरत को बुरी तरह से मार देता है, जिससे ये लोग काफी डर जाते हैं। जियांग उन्हें हिलने से मना करता है और क्रोकोडाइल भी उन्हें कुछ नहीं करता। वो ड्राइवर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग और बाकी सब उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। तभी अचानक उसकी रट पिंजरे से टकरा जाती है, जिसकी आवाज से क्रोकोडाइल उस पे हमला कर देता है। सभी लोग जल्दी से एक स्टोर में घुसने लगते हैं। तभी सेंग का भाई का पैसों का बैग एक साइकिल में फंस जाता है, जिसे निकालने की कोशिश में क्रोकोडाइल उसे भी जान से मार देता है। क्रोकोडाइल स्टोर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सब लोग उस पर हमला कर गेट अच्छी तरह से बंद कर देते हैं। इसके बाद हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर चाओ सभी को बता रहे होते हैं सुनामी की जगह पर सर्च और रेस्क्यू टीम भेज दी गई है। इधर सेन क्रोकोडाइल को मारने जाता है, लेकिन जियांग उसे रोकते हुए कहता है अगर क्रोकोडाइल अंदर आ गया हम में से कोई भी नहीं बचेगा। और जैसे ही जियांग मिस्टर चाओ की हेल्प की आने की बात करता है तो सेंग उस पर काफी गुस्सा हो जाता है। सियाओ जब उसे रोकने की कोशिश करती है तो सेंग का हाथ उसे लग जाता है, जिससे वो पानी में गिर जाती है और उसे अस्थमा का अटैक आने लगता है। डॉक्टर चेंग कहते हैं जल्दी ही हमें इसे इनहेलर देना होगा, जो कि डॉक्टर चेंग की क्लिनिक में है, जिसके लिए ये लोग वेंटिलेशन से जाने की कोशिश करते हैं। इधर क्रोकोडाइल भी कांच को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगता है, जिससे चेंग की वाइफ रिस्क लेने से मना करने लगती है। तभी ली उन्हें बताता है कि वो क्रोकोडाइल पर नजर रखेगा और जैसे ही क्रोकोडाइल यहाँ से जाएगा वो उन्हें इस बारे में बता देगा। इधर चाओ अपने आदमी को डैम की पानी को खोलने के लिए कहता है। पहले तो उसका आदमी ऐसा करने के लिए मना करता है, पर उसको फोर्स करने के बाद वो डैम को खोल देता है, जिससे पानी का लेवल और भी बढ़ने लगता है। यहाँ क्लिनिक पर डॉक्टर चेंग जियांग को एक इनहेलर देते हैं, जिसे ले जाकर वो ली को देता है और वापस डॉक्टर चेंग की मदद करने के लिए आता है। इनहेलर की वजह से सियाओ की तबीयत ठीक होने लगती है। अब ली सबको बताता है कि क्रोकोडाइल यहाँ से जा चुका है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। क्रोकोडाइल डॉक्टर चेंग और सेंग को हमला करके मार देता है। क्रोकोडाइल जियांग को भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से बच निकलता है। डॉक्टर चेंग की वाइफ उसे अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है। जियांग उसे डॉक्टर चेंग की रिंग देता है, जिसे देखकर उसकी वाइफ रोने लगती है, लेकिन सब मिलकर उसे शांत कराते हैं। वहीं चाओ की असिस्टेंट उसे बताती है कि जो ट्रक जाइंट क्रोकोडाइल को लेकर आ रहा था उसका कनेक्शन चाइना टाउन में डिस्कनेक्ट हो गया था। चाओ उसे पूछता है कि हमारे बात न मानने वाले लोगों के साथ क्या हुआ है, जिसपे उसकी असिस्टेंट बताती है कि क्रोकोडाइल ने उन्हें मारकर खा लिया होगा, जिसे सुनकर चाओ बहुत खुश होता है। तभी चाओ को किसी आदमी का कॉल आता है। उनकी बातें सुनने से ऐसा लगता है कि इस सुनामी में चाओ का ही हाथ था। इधर जियांग को बाहर से गुजरते हुए कुछ लोग दिखते हैं जो कि वहाँ की दुकानों से कीमती सामान और पैसे चोरी कर रहे थे, जिन्हें वो सब आवाज लगाने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी उन्हें देख लेता है और वो नाव से उतर के उनके पास आने लगता है। जियांग और बाकी सब लोग उन्हें क्रोकोडाइल के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो क्रोकोडाइल पानी में उतरे 2 लोगों को हमला कर देता है और नाव को टक्कर मारता है, जिससे कांच की वो गेट टूट जाती है और क्रोकोडाइल सुपरमार्केट में जाके उन्हें हमला करने लगता है, जिससे सब लोग जल्दी से सुपरमार्केट से निकलने लगते हैं। लेकिन डॉक्टर की वाइफ क्रोकोडाइल को रोकने के लिए सुपरमार्केट की शटर को अंदर से बंद कर देती है और क्रोकोडाइल उसे भी मार देता है। तभी उन्हें रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आने की आवाज सुनाई देती है, जिससे ये लोग जल्दी से एक बिल्डिंग के ऊपर चले जाते हैं और हेलीकॉप्टर भी इन्हें देख लेता है। लेकिन मिस्टर चाओ उन्हें इन्हें रेस्क्यू करने से मना कर देता है और हेलीकॉप्टर वापस जाने लगता है। तभी उनमें से एक ऑफिसर उनका वीडियो बना लेता है। इधर पानी भी तेजी से बढ़ने लगा था और क्रोकोडाइल किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकता है। ये सुनकर मिस्टर ली वहाँ की सबसे ऊंची जगह वाटर टावर पर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन नीचे क्रोकोडाइल होने के कारण इन्हें रस्सी के सहारे वहाँ पर जाना होगा और रस्सी में बांधा हुआ पत्थर इनसे वहाँ तक नहीं पहुँच रहा था। तभी जिमिंग, जिसे सभी बेवकूफ समझते थे, वो एक ही झटके में उस
उस रस्सी को वाटर टावर में फंसा देता है। रस्सी के सहारे जियांग सबसे पहले वाटर टैंक के आगे तक पहुंच जाता है। अब उसके बाद मिंग जाना चाहता था, लेकिन ली उसे रोककर सियाओ को भेजता है, जो कि बीच रास्ते में क्रोकोडाइल को अपने नीचे देखकर वो काफी डरने लगती है। इधर पानी के बढ़ते लेवल को देखकर मिंग भी जल्दी से उस पार जाना चाहता था, तो वो ली को धक्का देकर रस्सी से उस पार जाने लगता है और ज्यादा लोड पड़ने के कारण रस्सी टूट जाती है, जिससे मिंग पानी में गिर जाता है। लेकिन एन मौके पर ली रस्सी को पकड़ लेता है और ऊपर खींचने लगता है, जिसपे सियाओ टैंकी पर सही सलामत पहुंच जाती है। वहीं मिंग पर वो क्रोकोडाइल हमला करके उसे मार देता है। अब दूसरी तरफ ली और उसका बेटा बचा हुआ था। ली जिमिंग को जाने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ पर अपने डेट को छोड़कर वो नहीं जाना चाहता था, जिसपे ली उस पर एक थप्पड़ लगाता है और कुछ देर समझाने के बाद ली जिमिंग को टैंकी की तरफ भेजने लगता है। जिमिंग काफी डरा हुआ था, लेकिन किसी तरह वो टैंकी तक पहुँच जाता है। अब काफी कम समय बचा हुआ था। मिस्टर ली अपने जाने की उम्मीद छोड़ देते हैं और जियांग को जिमिंग का ख्याल रखने की बात कहते हैं। तभी एक बहुत बड़ी लहर उसे बहा के ले जाती है। इधर मीडिया सीनेटर से सवाल करने लगती है, क्योंकि जो वीडियो उस ऑफिसर ने शूट किया था वो वायरल हो चुका था, जिस पर सीनेटर चाओ पर बहुत गुस्सा होता है। चाओ उसे कहता है कि तुम मेरे ही सपोर्ट से सीनेटर बने हो, लेकिन सीनेटर अब उसकी कोई बात नहीं सुनता और फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू करने का डिसाइड कर लेता है। वहीं जिमिंग अपनी डेट की मौत की वजह से रो रहा था। तभी उन्हें रेस्क्यू टीम की हेलीकॉप्टर दिखाई देती है और वो लोग उन्हें आवाज लगाने लगते हैं। इसके बाद रेस्क्यू टीम इनके सामने एक सीढ़ी लटकाती है, जिसके सहारे ये लोग ऊपर आने लगते हैं। तभी क्रोकोडाइल नीचे से पकड़कर इन्हें पानी में खींचने लगता है, जिससे हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश हो जाता है और ये लोग पानी में गिर के बेहोश हो जाते हैं। जब जियांग को होश आता है तो चाओ उसके पास ही बैठा हुआ था। जियांग तुरंत चाओ से अपनी बेटी के बारे में पूछता है। चाओ जियांग से कहता है, अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो इस सारी तबाही का जिम्मा तुमको लेना होगा। इसके बाद हम चाओ को प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं और चाओ ने उस जाइंट क्रोकोडाइल को भी पकड़वा लिया था। चाओ सबको कहता है कि इन सब के पीछे जियांग का ही हाथ था। जियांग ने क्रोकोडाइल को खुला छोड़ दिया था। इसके बाद जियांग मीडिया के सामने आता है, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता और सबको बता देता है कि इसके पीछे चाओ का ही हाथ था और चाओ ने उनकी जमीन लेने के लिए ऐसा कराया था। तभी चाओ की कॉल रिकॉर्डिंग भी प्ले होने लगती है, जिसे सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और सीनेटर भी चाओ को गिरफ्तार करने के लिए आता है। लेकिन चाओ रिमोट से क्रोकोडाइल का पिंजरा खोल देता है। क्रोकोडाइल को निकलता हुआ देखकर अपनी जान बचाकर सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जियांग चाओ से अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन चाओ से कुछ नहीं बताता। तभी जियांग को जिमिंग का वो स्मार्ट वॉच के बारे में उसे याद आता है और उसकी लोकेशन अपने मोबाइल से ट्रैक करने लगता है। वहीं सियाओ होश में आ जाती है, लेकिन जिमिंग अभी भी बेहोश था। वो मदद के लिए बहुत चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। तभी उसको किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो जियांग था। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जिमिंग काफी जख्मी था, तो वो लोग उसे जल्दी से यहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी क्रोकोडाइल वहाँ आ जाता है और उसे देखकर वो लोग एक जगह पर छुप जाते हैं। क्रोकोडाइल वहीं पे आराम करने लगता है। तभी वो लोग चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल इन्हें देख लेता है और उन पे हमला करने लगता है। उसे बचने के लिए ये लोग पाइप वाली जगह पर चले जाते हैं, लेकिन अब क्रोकोडाइल पाइप को भी तोड़ने लगा था, जिसे देखकर जियांग उस क्रोकोडाइल को अपने पीछे लाने की बात करता है। इसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन एक जगह पर क्रोकोडाइल उसे घेर लेता है। इधर जियाओ सिमिंग को लेकर वहाँ से निकलने लगती है। तभी क्रोकोडाइल जियांग का एक हाथ उखाड़ देता है और अब सियाओ की तरफ आने लगता है। ये देखकर जियांग क्रोकोडाइल पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रोकोडाइल उसे ही बुरी तरह से जख्मी कर देता है। इसके बाद वो जियांग को मारने वाला होता है। तभी सिया उसके मुंह के अंदर एक मोटी सी रड घुसा देती है, जिसे वो क्रोकोडाइल मारा जाता है। फिर सियाओ जियांग को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जियांग नहीं जाग रहा था, जिस वजह से सियाओ काफी दुखी हो जाती है। इसके बाद हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जियाओ सिमिंग अपनी डेट के साथ एक अपार्टमेंट में रह रही होती है। जियांग भी अब ठीक था और अपने ग्रुप फोटो को देखकर उन लोगों को याद करने लगता है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।